Assalamualaikum dear students, my name is Fawzia Muslim and I belong to University of Karachi. This video is for first year honors students and the chapter name is atomic structure. So let's start with the first topic of this chapter, that is Rutherford atomic model. Basically this is not the first topic of this chapter. I have already uploaded a lecture on this atomic structure topic. ये second कह लें कि lecture है मेरा, तो उसमें ये टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप ऑलरेडी डिफरेंट क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग और यू कैन रिकॉलिंग योर मेमोरी. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जैसे कि आज हम चाहते हैं कि एटम जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो ये स्ट्रक्चर हमें आज के ज़माने में मालूम है, बट पहले हमें ये स्ट्रक्चर मालूम नहीं था. तो ये स्ट्रक्चर जिसने बताया, जिसने दिया, वो था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रोवाइड किया. तो अब रदरफोर्ड ने किस तरह से काम किया और किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो देख लेते हैं. रदरफोर्ड बेसिकली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन द गोल्ड फॉयल. डेट स्पेसिफिक गोल्ड फॉयल वॉज वेरी थिन इन नेचर. बहुत थिन थी, बहुत फ्यू आइटम्स के ऊपर डिपेंड करती थी. बहुत थिन सी गोल्ड फॉयल, पतली सी गोल्ड फॉयल थी. उसको स्ट्रेट रखा और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया. अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है. हीलियम एक एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस जो है वो आपके पास अल्फा पार्टिकल कहलाता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज नेचर का होता है. जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल के ऊपर पढ़ा तो उसने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देखी. उन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में उसने ये देखा कि अगर गोल्ड फॉयल के एक स्पेसिफिक एटम को वो ऑब्जर्व करे तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वो बेसिकली अनडिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एटम. यानी कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए उस एटम के अंदर से. इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो ज़्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है. और बिल्कुल सही बात है ये कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो गैप है वो सारा का सारा एम्प्टी है. ये यू कैन से कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान का जो गैप है वो भी एम्प्टी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ स्पेस है वो एम्प्टी है. राइट. सेकेंड उसने ऑब्जर्वेशन ये की कि ओनली फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. बहुत ही फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए थे. इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज नहीं करते वो किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से ही टकराए, और टकराने के बाद उन्होंने अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लिया, कि अपने आप को रिपल कर लिया. तो वो टकराए किससे थे? बेसिकली न्यूक्लियस से टकराए थे. थर्ड उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक या दो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे हज़ारों अल्फ़ा पार्टिकल्स में से जो कि बाउंस बैक हो गया. ठीक है. बाउंसिंग बैक का मतलब ये था कि जिस डायरेक्शन में ये गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया. ठीक. तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि किसी बहुत ही भारी चीज़ से अल्फ़ा पार्टिकल टकरा गए. तो भारी चीज़ क्या थी? न्यूक्लियस थी, और बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से ही टकराए थे. तो चूँकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने के बाद बाउंस बैक हो गए थे. ठीक है. तो साथ साथ मैंने आप लोगों को इसके कंक्लूजन भी बता दिया. कंक्लूजन ये है कि ज़्यादातर जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस की फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट करता है इनसाइड द एटम, और यू कैन से इन द सेंटर ऑफ द एटम, और वो क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस है. ठीक है. तभी वो उसके ऊपर टकराया था तो बाउंस बैक होकर वो वापस आ गया था. सेकंड कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो एम्प्टी है इन द फॉर्म ऑफ द गैप इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द गैप विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो ये सारा गैप जो है वो एम्प्टी है. ठीक. एक और चीज़ हम स्टडी करते हैं कि जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो उसमें एक और चीज़ आती है क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि रॉन्ग थी, जिसको आगे चल के जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ठीक किया उनके ऑब्जर्वेशंस को. तो क्लासिकल थ्योरी की फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी, जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड से लिंक करता हुआ है कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो क्लासिकल थ्योरी ने ये बात रेज की कि इफ़ electrons are continuously revolving around the nucleus, that means electrons are continuously radiating energy. इसका मतलब है कि electrons जो है वो अपने अंदर से एनर्जी को continuously लॉस कर रहा है. and if something is continuously losing its energy then it should fall inside the nucleus. Are you getting my point? बहुत सिंपल सी बात है, आप ऑलरेडी डिफरेंट क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मुताबिक न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर और कंटिन्यूसली रेडिएट कर एनर्जी को, तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी. जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो वीक होकर सेंटर ऑफ द एटम में गिर जाएगा, और सेंटर ऑफ एटम बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस है. तो इसका मतलब है कि हर चीज़ को तबाह हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता.
सेकेंड बात जो इन्होंने कही वो ये है कि अगर electrons are continuously radiating energy then they must give continuous spectrum. अगर कोई चीज़ continuously अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट कर रही है तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी कंटिन्यूस आना चाहिए, बट हमारे पास स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं आता। एटम्स के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक, अब इन दो चीज़ों के हमें आंसर नहीं मिले जो कि क्लासिकल थ्योरी के क्वेश्चंस रेज किए हुए थे। अब हम देख लेते हैं कि ये बात आई है स्पेक्ट्रम की, जो स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है और कितने तरीके के होते हैं। सही, तो बेसिकली क्लासिकल थ्योरी के दो मसले थे, एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं और अगर एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो उसको न्यूक्लियस के अंदर फॉलो जाना चाहिए, और सेकेंडली ये कि अगर कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी को तो लाजमी इसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आना चाहिए। बट जो रियलिटी है वो ये है कि आपके पास स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम आता है एटम का, राइट। अब स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। स्पेक्ट्रम इज़ बेसिकली द बैंड ऑफ लाइट दैट इज़ पासिंग फ्रॉम एनी प्रिज्म और एनी अदर ग्रेडिंग सब्सटेंस एंड डिसोसिएट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो मैंने क्या कहा, रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। अगर कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास हो और वो अपने बैंड ऑफ कलर्स में ब्रेक हो जाए तो उस बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाइट लाइट बेसिकली डिपेंड करती है डिफरेंट 7 कलर्स के ऊपर, जैसे कि आपने रेनबो देखा होगा, तो रेनबो इज़ एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो अब जब ये ब्रेक हो जाती है अपनी डिफरेंट कलर्स में, बैंड ऑफ लाइट्स में ब्रेक होती है, तो उसको आप क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली रेनबो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट आपके पास होती है, सोर्स आपके पास यहाँ पे सनलाइट है, कंटिन्यूस सोर्स, तो ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। ठीक, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस वाइट लाइट जब पड़ती है किसी वाटर के ड्रॉपलेट के ऊपर जो कि आपके पास मॉइस्चर की फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वो ब्रेक कर लेता है आपको 7 कलर्स में, और उस 7 कलर के बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। सही, और वो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम दैट विल बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ सोर्स विच इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, यानी कि कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रही हो वो लाइट को, तो उसको आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे, राइट। लाइन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है एटम से, ठीक, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था। अब एटम से लाइन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लाइन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं कि एलिमेंट से लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से हमें हासिल होता है। लाइन स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए यूज़ हुआ था, उसमें अगर हम किसी एलिमेंट को हीट करवाएं स्पेसिफिक फ्लेम के ऊपर, देन व्हाट विल हैपन, वो एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज होने के बाद जब उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स लोअर एक्साइटेड स्टेट पर आएंगे तो अपने अंदर से एनर्जी को लॉस करेंगे, और लॉस करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइन स्पेक्ट्रम हम कैसे हासिल कर सकते हैं, किसी एटम के थ्रू, किसी एलिमेंट के थ्रू। बेसिकली एटम जो वो एलिमेंट का ही पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को, जैसे आप सोडियम का स्पेक्ट्रम हासिल करना चाह रहे हैं तो आप सोडियम को ले लोगे डिस्चार्ज ट्यूब में, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल अभी यहाँ पर बेसिक मेथड बता रही हूँ। अब तो बहुत डिस्कवरीज हो चुकी हैं, तो हम बहुत और तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो इनिशियल स्टेट पे जो डिस्कवरीज हुई थी उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम उस एलिमेंट को हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा कि वो एलिमेंट अपनी सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, वेपोराइज्ड स्टेट में चला जाएगा। वेपोराइज्ड स्टेट से जब वो अपनी लो एनर्जी स्टेट पर आएगा तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी को लॉस करेगा, और उस एनर्जी के थ्रू हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम होगा, राइट। नाउ एवरी एलिमेंट गिव्स इट्स स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, और वही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की, किसी एलिमेंट की। तो हर एलिमेंट के थ्रू मौसूल हुआ वह जो कलर्स है, ये जो बैंड्स हैं, कलर्स ऑफ बैंड है, ये यू कैन से स्पेक्ट्रम विल बी कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर। लाइक
सोडियम ऑलवेज गिव्स येलो कलर, स्ट्रॉन्शियम गिव्स रेड कलर, पोटेशियम गिव्स वायलेट कलर इन बंसन बर्नर। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आपके पास जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग स्पेक्ट्रम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, अब लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूसली डिपेंड करता है दो स्पेक्ट्रम के ऊपर, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक आपके पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। एज द नेम इंडिकेट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या चीज़ हो रहा होगा कि कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा और एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ इमिट हो रहा होगा। ठीक है, तो बात दरअसल ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास उस वक्त आता है जब आप किसी एलिमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। जब आपने किसी एलिमेंट को एनर्जी प्रोवाइड की तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट दैट स्पेसिफिक एनर्जी एंड दे विल मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब कर ली, बैंड ऑफ लाइट को जो उसने एब्जॉर्ब कर ली है, तो अब जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका इमेज देखेंगे ना, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो बैंड ऑफ लाइट जो कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर चुका है वो मिसिंग होगा। ठीक, तो उस बैंड ऑफ लाइट को जो मिसिंग होगा वो डार्क कलर कह रही हूँ, डार्क फॉर्म में अपेयर होगा फोटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है, तो उसको आप कहोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब आप किसी एलिमेंट को हीट करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेट करके, वो बैंड ऑफ लाइट को गेट करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर मूव करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब आप उसका इमेज देखेंगे तो आपके पास वो बैंड ऑफ लाइट जो वो मिसिंग होगी। जब वो मिसिंग होगी तो वहाँ पे लाइट नहीं होगा, डार्कनेस होगी। ठीक है, तो वो उस डार्कनेस को, उस बैंड ऑफ डार्कनेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही, मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन बता दी आपको। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स इट विल प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द एमिशन ऑफ द लाइट। अगर अपोजिट प्रोसेस हो जाए, अब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जंप करना चाह रहे हैं, तो देन व्हाट विल डू, इट विल रिलीज एनर्जी। when it will release energy and when it will get on the photographic plate as an image, जब आप photographic plate पर इसका image देखोगे तो आपको बैंड ऑफ लाइट मिलेगा, डार्कनेस नहीं मिलेगी। डार्कनेस कब मिली थी, जब वो चीज़ एब्जॉर्ब कर ली तो वो बैंड ऑफ लाइट वहाँ से मिसिंग हो गई थी, तो उसकी जगह लाइट नहीं थी, डार्कनेस आ गई थी, तो वो बैंड ऑफ डार्कनेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थी। अब यहाँ पे इमिट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो अंदर से इमिट कर रहा है एनर्जी, तो अब बैंड ऑफ लाइट को उसने वापस कर दिया जो उसने एब्जॉर्ब किया था। ठीक, तो अब ये बैंड ऑफ लाइट चूँकि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर से होते हुए निकल रही है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को बताएगी। सही, तो लाइट, इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है कि लाइट जब तक सोर्स के साथ थी, किसी सोर्स के अंदर थी, तो वो कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड नहीं कर रही थी एटम का। बट जब एटम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और अब इमिट कर रहा है, तो अब ये इमिशन के थ्रू हमें क्या होगा, अब ये बैंड ऑफ लाइट हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो इस बात को ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे सिंपल खेल रहे हैं कि एटम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे गए, फिर हायर से लो पे गए और मैं खुश हो रहे हैं कि एक जो है डार्कनेस का बैंड आया है, एक जो है लाइट का बैंड आया है, तो कितना अच्छा लग रहा है ये। नो, हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जब वो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर से होता हुआ इलेक्ट्रॉन से ऊपर से नीचे आते हुए रिलीज़ करेगा, तो और फोटोग्राफिक प्लेट पर आप उसको गेट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये एटम के अंदर से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेते हुए निकला है। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होंगी, कैसे होंगी, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सही, अब आ जाते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। हाइड्रोजन जो है इज द सिंपलेस्ट एटम or you can say the simplest element that carries only one electron, one proton and one neutron. I am discussing about the protium or you can say the first isotope of hydrogen, simplest isotope of hydrogen की बात कर रही हूँ मैं, जो नॉर्मल हाइड्रोजन जो आइसोटोप है जो कि हाईएस्ट परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है इन आवर सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए भी आप क्या करोगे, डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हाइड्रोजन को लेंगे, हाइड्रोजन को लेने के बाद आप उसको फ्लेम पर हीट करेंगे, तो ऑलरेडी गैशियस स्टेट में है तो इसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से एक साइक्लिक स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक, जब ये एब्जॉर्ब करने के बाद एक साइक्लिक स्टेट पे जाएंगे तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि उस वक्त जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इमेज मिलेगा वो डार्कनेस की फॉर्म में मिलेगा, बैंड ऑफ गैप मिलेगा और उसको आप कहोगे कि ये आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है।
और जब वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे उसका इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, देन व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स। और वो कलर्स जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन का, वो 4 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर आता है। ठीक है, 4 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 4 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये 4 डिफरेंट कलर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सही, आई मीन टू से कि ये 4 बैंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये 4 बैंड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। द फर्स्ट बैंड इज़ लेमन, the second one is Balmer, the third one is Bastian and the other one is Brackett, right? तो लेमन आपके पास मशहूर है, यूवी रेंज में आपको एब्जॉर्प्शन देता है। बाल्मर आपके पास विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन देता है या एमिशन देता है। बैस्टियन आपके पास आईआर रेंज में देता है। ब्रैकेट आपके पास आईआर में देता है और फंड आपके पास अगेन आईआर में देता है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर आ जाना है। क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास क्या चीज़ है, इसको स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एनर्जी रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस मैनर एंड इट इज रेफर्ड एज पॉइंटर और फोटोन। आपके पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रेडिएट होती है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है हमेशा, और इसको आप कहते हो फोटोन और क्वांटम ऑफ एनर्जी, और यू कैन से क्वांटम ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी की एनर्जी होती है ये बेसिकली इज इक्वल्स टू एच म्यू से आप मेंशन करते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा। और यहाँ पे जो एच है वो बेसिकली कांस्टेंट है, इट इज प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 27 अर्ज इंटू सेकेंड, या फिर 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट ये है कि एटम रेडिएट्स 1 क्वांटा और मल्टीपल ऑफ एटम जो है वो सिर्फ एक क्वांटा नहीं है, ज़रूरी कि वो सिर्फ एक क्वांटा को रेडिएट करे, वो मल्टीपल क्वांटा को रेडिएट कर सकता है अपने अंदर से। तो अगर एक क्वांटा वो एच म्यू है तो सेकंड क्वांटा को अगर वो रेडिएट करे तो उसकी एनर्जी 2h म्यू हो जाएगी, थर्ड क्वांटे की एनर्जी 3h म्यू हो जाएगी, फोर्थ की 4h म्यू हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट। बोर्ड्स मॉडल पर आ जाते हैं। बोर्ड्स मॉडल आपके पास जो है वो बताता है कि हियर वी हैव ओनली सर्टेन एनर्जी लेवल्स दैट आर पॉसिबल इनसाइड द एटम। यही बात कहता है कि किसी एटम में आपके पास कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही पॉसिबल होते हैं, सारे एनर्जी लेवल्स पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट में इसने ये कहा कि स्पेसिफिक ऑर्बिट पर रहते हुए, यू कैन से कि एक ही ऑर्बिट के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी को एमिट नहीं करता, ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एनर्जी ऑर्बिट को, बेसिकली ऑर्बिटल को हम एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? एनर्जी लेवल हम इसलिए कहते हैं कि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक, अगर वो इलेक्ट्रॉन उसमें रिजाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस ऑर्बिट के अंदर रिजाइड करे। अगर वो रिजाइड करे, इसका मतलब है कि ना तो उसको अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, ना ही उसको अपने अंदर से एनर्जी एमिट करने की ज़रूरत है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में है तो वो ना तो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट कर रहा है, ना ही वो अपने अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अच्छा एक और चीज़ लिखी वो मैं बता देती हूँ, सिंपल सी चीज़ है, वो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगी कि न्यूक्लियस से नियरेस्ट एनर्जी लेवल को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और उसके बाद जितने भी लेवल्स हैं वो सारे एक्साइटेड स्टेट हैं। लोअर एक्साइटेड स्टेट है, अपर एक्साइटेड स्टेट है, सुपर एक्साइटेड स्टेट है। तो लेकिन जो न्यूक्लियस से नियरेस्ट लेवल होगा उसको आप ग्राउंड स्टेट कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 2 लेवल्स के दरमियान आप कैसे ले लेंगे? तो आप सिंपल हाई एनर्जी लेवल को लो एनर्जी लेवल से माइनस करेंगे तो आपके पास उसकी एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा जो कि बराबर होगा एच म्यू के। ठीक है, एक और बात ये लिखी हुई कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होता है m/2π के। सही, ये पूरी वैल्यू दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम क्यों होगा? जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये एक पार्टिकल है, अगर मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली सब कुछ ना कुछ मोमेंटम है।
अगर ये मोमेंटम रखता है और एक स्पेसिफिक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलरली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल मोमेंटम नहीं होगा, ये लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, इट विल बी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जो कि लीनियर ऑर्डर में मूव करने के अगर मूव कर रही हो कोई पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है। बट अगर वो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलरली मूव कर रहा है, तो वो आपके पास वहाँ पे सिंपल मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास यहाँ पे बराबर होगा, उसकी वैल्यू है mv/2 सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से या फिर यू कैन से एक्साइटेड एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएगा तो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करेगा, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने आपको अगेन बता दिया। और अगर इसका अपोजिट काम होगा, मतलब लोअर से हायर की तरफ जाएगा, तो वो अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएगा, क्योंकि जितने आप एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पे जाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लेवल्स की एनर्जी होगी, और उस एनर्जी लेवल में रिजाइड करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि वो किसी सोर्स से एब्जॉर्ब करने के बाद मिलेगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दैट स्पेसिफिक लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।